जल्दी से आ जाइए सारे के सारे। आ जाइए आ जाइए। बताता हूँ उसके बारे में भी। एग्जाम तो जून में ही होगा जब एनटीए वालों ने बोल दिया है ऑफिशियली, और इससे ज्यादा क्या बोले। आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी, आपका डेट्स वगैरह आ जाएंगे। देखो जिसको फेक लगता है आप छोड़ दीजिए पढ़ाई करना, जिसको सही लगता है पढ़ लो, है ना। सिंपल सी तो बात है। जिसको फेक लगता है आप आराम से पढ़िए, फिर जिसको सही लगता है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। मुझे लगता है इसके बारे में ना वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये फेक है, ये तो उनका हैंडल हैक हो गया था, है ना, ये हो गया था वो हो गया था। तो मुझे लगता है आज शाम को मुझे इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए एक्चुअली में कौन वो लोग हैं जो इस चीज के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं और इसकी सच्चाई क्या है। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप्स, देखिए टाइप्स सारी की सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इससे पहले रिसर्च डिजाइन पढ़ाने का फायदा भी आपको क्या होगा, आपको 8-10 टाइप्स हैं वो पहले से ही एकदम से क्लियर हो गई हैं, ठीक है जी। 8-10 टाइप्स है ना जो हम पहले पढ़े हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, तो अब वो समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम बाकी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैराथन देख के आना दोनों, रिसर्च की भी और टीचिंग की भी। मैराथन देख के आना रिसर्च की और टीचिंग की। 2 दिन का टाइम दिया था आप लोगों को। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है कितने लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि मैं पूछूंगा भी नहीं। जिसने देखा होगा फला उसका ही फायदा हुआ होगा, और जिसने नहीं देखी है तो वो आगे देख लीजिएगा, जरूर से फायदा ही होगा। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च देखिए, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप लोगों को जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको ना हर टाइप का जो एक सेंट्रल वर्ड होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को टाइप्स पढ़ाई होगी मैराथन में भी, वहां पर ना हर टाइप का एक वर्ड होता है जो उसको डिफाइन करता है, मतलब जो उसका क्रक्स होता है। अब ये मान के चलो कि वो जो वर्ड होता है वो उसका क्रक्स होता है। अगर आपने उतना भी अपने दिमाग में बिठा लिया तो टाइप्स है वो एकदम से आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उस क्रक्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, उस क्रक्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अच्छा यार इसका क्रक्स ये है। तो वो क्रक्स को बेस बना के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल बेस्ड,
ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं, जब आप लोगों को एग्जाम्पल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है और उस एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप की रिसर्च है। ठीक है जी। एक तो क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टाइप है, और दूसरा आपको उसकी डेफिनेशन दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप है, फिर उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। चलो अच्छी बात है जिन्होंने देख लिया है। अभी हम दोबारा पढ़ेंगे और कल से शाम को 8:15 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास चलेगी। स्पेशल क्लास वो वाली जिसमें न्यू वाले टॉपिक है ना, जैसे आपने टीचिंग में पढ़ा होगा, एक हैट्स वाला टॉपिक आया हुआ था, कुछ कॉग्निटिव ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन था। तो जो सिंपल सी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसमें नई चीजें आई हैं वो मैं आपको कल शाम को 8:15 बजे से हमारी डेली क्लास होगी। ठीक है। और अभी वीकेंड मैराथन हमारी वापस आ जाएंगी। वीकेंड मैराथन इस बार जो भी मैराथन होगी वो सारी यूट्यूब पे ही होंगी। अनअकैडमी पे इस बार मैराथन नहीं होंगी। जितनी भी मैराथन होंगी वो सारी की सारी बोर्ड पे ही होंगी। हर वीकेंड पे होगी, मतलब सैटरडे और संडे को 2 मैराथन रहेंगी आपकी। तो वो दोनों ही आप लोगों की यूट्यूब पे रहेंगी। और इससे पहले 6:30 या 7 बजे के आसपास, 6:30 या 7 बजे के आसपास आपका यूट्यूब का सेशन होगा। ठीक है, लाइव बोर्ड पे। तो कल से आप लोग तैयार रहिए। कल से हम चीजों को और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। आज नहीं होगा क्योंकि आज फिर सारी तैयारी करनी है, थोड़ी क्लास को प्रमोट भी करना है ना, तभी तो बच्चे क्लास में आएंगे और थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा। आज मैं जाके अपना बोर्ड वगैरह सब सही कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे आप लोगों की और मेरी भी रूटीन है वो बन जाएगी। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च के बारे में बढ़ते हैं। बेसिक रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? प्लीज अब बातें बंद। ठीक है, कीवर्ड आप लोगों ने लिखने शुरू करने हैं। कि बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च का नाम दिया जाता है। इसमें आप किसी तरीके की एप्लीकेशन की बात नहीं करते, आप अपनी सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने की बात करते हो। बेसिक रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एनहांसमेंट की बात की जाती है। इसमें थ्योरीज डेवलप की जाती हैं। ठीक है जी, इसमें अलग अलग थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हो। सो एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है। इट एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अ थ्योरेटिकल नेचर। तो जितनी भी थ्योरेटिकल नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जिसका ना तो कोई डायरेक्ट एक्शन होता है, जिसका ना कोई परफॉर्मेंस होती है, ना ही कोई पॉलिसी डिसीजन होते हैं। ठीक है जी। तो जो बेसिक रिसर्च होती है, दिस इज द थ्योरेटिकल रिसर्च, दिस इज अ कंसेप्चुअल रिसर्च, दिस इज अ फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें कुछ भी क्या नहीं होता, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं होती है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करना होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें मेथड्स वगैरह, हाइपोथेसिस वगैरह है। तो देखो ये इसके कीवर्ड लिखे हुए हैं। टू गेन न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश की जाती है। आंसर द व्हाई, व्हाट एंड एडवांसमेंट ऑफ अ थ्योरी। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये चीजें कीवर्ड हैं आप लोगों की। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड्स हैं आप लोगों के जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा फंडामेंटल रिसर्च के कीवर्ड कौन कौन से हैं। अब फंडामेंटल रिसर्च अगर थ्योरेटिकल रिसर्च है तो उसी रिसर्च में जो थ्योरीज बनी है अगर हम उनको अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। वो क्या बन जाती है बेटा? वो अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। उन्हीं थ्योरीज को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हो तो वो रिसर्च कौन सी बन जाती है? वो अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। और ये जो रिसर्च होती है एक्शन ओरिएंटेड होती है। मतलब किसी चीज को अप्लाई करना क्या हो जाता है? एक एक्शन होता है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। क्या करने की कोशिश करते हो? You try to find out the solution for a problem. So solving a practical problems of the modern world. नॉलेज से एक के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? मार्केटिंग रिसर्च। जो मार्केटिंग रिसर्च है, इस रिसर्च को आप अप्लाइड रिसर्च बोल देते हो।
इस रिसर्च को हम क्या बोल देते हैं, अप्लाइड रिसर्च बोल देते हैं। तो जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो और किसी चीज को अप्लाई कर देते हो तो वो आपकी कौन सी रिसर्च बन जाती है, अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। जैसे आपके सामने क्वेश्चन था कि आपकी जो सेल है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है, आपकी जो सेल है, मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी जो सेल है वो कम क्यों हो रही है, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो कि अच्छा, फिर आप सोचने की कोशिश करोगे कि हो सकता है हमारा प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, हमारे प्रोडक्ट में इनोवेशन की जरूरत है, लोगों का इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की क्या होती है, जरूरत यहाँ पर हमें फील होती है। अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, बस इसमें आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हो। जैसे पहले बताया था ना, बेसिक रिसर्च को ना तो आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हो, ना किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूज करते हो, बट वही जब अप्लाइड रिसर्च की बात होती है तो इसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डेवलप करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। अब देखो, फंडामेंटल होती है जो आपकी नॉलेज में एडिशन होती है, किसी आपके पास जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए होती है, और ये क्या होती है, किसी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। इसमें डिस्कवरी और इन्वेंशन होती है, इसमें ज्यादातर इनोवेशन होती है, या फिर एप्लीकेशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, एप्लीकेशन की बात की जाती है। ये ज्यादातर एकेडमिक के नेचर होती है, देखो मतलब स्टडी से रिलेटेड होती है, क्योंकि थ्योरी की बात हो रही है तो वो स्टडी से रिलेटेड होगी, और यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल, उस चीज को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये एक्सटेंसिव होती है क्योंकि थ्योरी एक बड़े लेवल पे होती है, ठीक है, उसकी जनरल एप्लीकेशन होती है, बट ये इंटेंसिव होती है, ठीक है। अगर आप सेल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस करोगे, आप और किसी चीज पे फोकस नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप सेल का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप सेल पे फोकस करोगे, इंटेंसिवली उस चीज पे फोकस करोगे और किसी चीज पे फोकस नहीं करोगे। और फंडामेंटल रिसर्च स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का आंसर देती है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो एंड में होता है, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज की जाती है। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च टू सिंपली टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने की कोशिश की जाती है और उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। जो हमारे सामने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब अप्लाइड की एक टाइप होती है एप्लीकेशन रिसर्च, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये जो पूरा गोला है ये अप्लाइड का है, और अप्लाइड का एक हिस्सा एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है। अप्लाइड की जो एक टाइप है वो कौन सी होती है, वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। अभी जो एक्शन रिसर्च है ना, ये एनटीए की फेवरेट टॉपिक में से एक आता है। एक्शन रिसर्च जब आपके सामने इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती है उसका, और कोई कंडीशंस होती है जो अनसेटिस्फाइड होती है, समझ रहे हो ना। तो इसमें आप इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, या आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम, एनहांसमेंट, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, एनहांसमेंट, एडवांसमेंट, स्कूल लेवल, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन आप एक्शन रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सोल्यूशन आप एक्शन रिसर्च की तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हो। तो ये एक्शन रिसर्च है वो 1944 में कर्ट लेवन के द्वारा इसको क्या किया गया था, पिन किया गया था। 1946 में इसका एक पेपर भी आया था जिसका नाम था एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम। तो ये देखो, ये तो एक अप्लाइड रिसर्च है, मतलब अप्लाइड की टाइप है। दूसरा, सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, आपके सामने जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ढूंढते हो। लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल इन नेचर होता है, और इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देखो, जनरलाइज उस चीज को किया जा सकता है जो एक बड़े लेवल पे होती है। अब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको जनरलाइज कैसे करोगे, समझ रहे हो। आपको रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती वो आपको पता होगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकते ना। हमारे जैसे लोग तो 10:30 बजे सो जाते हैं घोड़े बेच के। तो ये इस वजह से जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम की वजह नहीं बनती है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ जनरल पीपल,
आम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर जगह की पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम है। इस वजह से इसको किसी भी तरीके से हम जनरलाइज करने की कोशिश नहीं करते। तो ये सिचुएशन और प्रॉब्लम एस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है जी। सिचुएशनल और जो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग, और इसका ना एक प्रोसेस होता है, रियल वर्ल्ड में आता है, अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन है, गोल ऑफ सोशल साइंस, को लर्निंग। को लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें एक दूसरे के साथ सीखते हो। इसमें यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जो एंड ही नहीं होता, ये लगातार चलती रहती है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ में खड़ी होती है, फिर उसका सोल्यूशन मिलता है, फिर एक और प्रॉब्लम आगे खड़ी हुई होती है, उसका सोल्यूशन मिलता है, फिर एक और प्रॉब्लम उसके आगे खड़ी हुई होती है। तो मतलब ये जो चलती है ना, वो एक साइक्लिकल नेचर में चलती है, साइक्लिकल इन नेचर होती है, ये हमेशा आती ही रहती है। और इसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, PAOR। मतलब आप पहले प्लान करोगे, फिर उस पर एक्ट करोगे, फिर उसको ऑब्जर्व करोगे, और फिर उसका रिफ्लेक्ट करोगे। प्लान का मतलब पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, फिर एक्शन के बाद आप देखोगे उसको रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व करने की, और उसके बाद रिफ्लेक्ट कि उससे क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी। ये इतना ज्यादा आपके पेपर में पूछा गया है, बहुत बार। एक्शन रिसर्च टॉपिक इतनी बार आपके पेपर में पूछा गया ना, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। कौन सा? एक्शन रिसर्च का, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये आता ही आता है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जो लगातार चलती रहती है। अब अगर एक्शन रिसर्च और हम अप्लाइड रिसर्च के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च से कैसे डिफरेंट है। देखो एक बात तो क्लियर है कि जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, इतने इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात तो सभी को क्लियर है कि जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। तो जो एक्शन रिसर्च होती है उसका कंसर्न होता है लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जो हमारे सामने लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर क्यूरीज को टेस्ट करने के लिए और नॉलेज फॉर वाइड पॉपुलेशन। यहाँ पर किसी तरीके की नॉलेज की जरूरत नहीं होती एक्शन, क्योंकि देखो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सामने अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सामने अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत तो नहीं है ना, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे। तो इस वजह से यहाँ पर किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिशनर भी हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पर कंसीडरेबल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो ये लोकल कंसर्न है, यहाँ पर लार्जर इश्यूज होते हैं, ये प्रैक्टिशनर के द्वारा भी चलेगी, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ये लेस रिग्रेस होती है, मतलब रिग्रेस समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होती, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती इसमें, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढा और साइड पे किया, बस खत्म। और ये एक रिग्रेस होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजों पे क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ये लोकल एप्लीकेबिलिटी के लिए होती है और ये जनरल एप्लीकेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर आप लोगों ने कभी भी मेरी कोई भी क्लास देखी होगी यूट्यूब पे जिसमें मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, कोई एक लेक्चर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा, एक भी लेक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के बारे में बात नहीं की हो। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से क्वेश्चन 100 नहीं 200% बनता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये अलग अलग हैं, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, इनके डिफरेंसेस हैं क्या है, उन सारी चीजों के बारे में बात की। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव समझ रहे हो ना, जिसमें हम डिडक्टिव की बात करते हैं। अब ये मत बोल देना कि सर डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मैं पढ़ा के पागल हो चुका हूं आप लोगों को। तो डिडक्टिव रिसर्च होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरीज होती हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटे को आप लोगों ने यूज करना होता है। तो उसमें सिर्फ आप लॉजिक लगाते हो, उसमें क्या करते हो, आप सिर्फ लॉजिक लगाते हो और उस लॉजिक से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, उस लॉजिक से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, मतलब टॉप टू बॉटम।
जिसमें आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो और उसका पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब, और जो क्वालिटेटिव होती है इसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो नॉन न्यूमेरिक होता है, फील्ड फोकस होती है और ये इंडक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों के नेचर के बारे में, लोगों के एटीट्यूड को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। क्वालिटेटिव में आप वाई पे फोकस करते हो, मतलब क्यों है, मतलब समझ रहे हो ना, बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जा रही है? बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। कौन से एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट, कि यहां पर बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात की जाएगी। किसी का बिहेवियर कैसा है, कोई बंदा पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको क्वालिटेटिव के अंदर कवर किया जाता है। और ये क्या हो जाएगी? ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप थ्योरी बना रहे हो। ये कौन सी हो जाएगी अप्रोच? बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक थ्योरी बना रहे हो। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप इसके अंदर थ्योरी बना रहे हो, क्योंकि वही न्यूटन वाली एग्जांपल आप इसमें याद रखोगे, स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे ये होता है। अब क्वालिटेटिव में आप क्या करोगे और क्वांटिटेटिव में आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। देखो, क्वालिटेटिव में आप आइडियाज को डिस्कवर करोगे ना, क्योंकि न्यूटन वाली एग्जांपल याद रखिएगा, बताया था ना, न्यूटन ने क्या किया था, आइडियाज को डिस्कवर करोगे और इसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा है। आपके पास क्या है? एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा होता है। यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे और इंटरप्रेट करोगे। यहां पर क्योंकि डेटा है तो आप उसको मेजर करके टेस्ट कर सकते हो। ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, फ्री फॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सब्जेक्टिव होते हो, क्योंकि आप किसी के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो आप एकदम से सब्जेक्टिव वे में काम करते हो। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसमें सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करते हो, कंसीडर करते हो। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है ना, तो जो रिसर्चर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। यहाँ पर रिसर्चर को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी है वो पूरी 100% श्योर होती है। यहाँ पर स्मॉल सैंपल्स लेते हो और नेचुरल सेटिंग में होती है, इसमें लार्ज सैंपल होते हैं जिसमें जनरलाइजेशन। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो, यहाँ पर जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना, वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, माइनर रोल प्ले करता है। और यहां पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो बिग रोल प्ले करता है, मतलब मेजर रोल प्ले करता है, ये आप लोगों ने याद रखना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू होता है, उसकी लेस इंपॉर्टेंस होती है, और क्वांटिटेटिव में लिटरेचर रिव्यू की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसमें आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, और ये डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च होगी, समझ रहे हो ना, याद आया? अगर मैं वो ईडीसी वाला कंसेप्ट बताऊं ना, ये एक्सप्लोरेटरी थी, ये डिस्क्रिप्टिव थी, और ये कॉजल थी। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर देना तो ऐसे हो जाएगी, ये आपकी क्वांटिटी का पार्ट बन जाएगी, और ये आपकी एक्सप्लोरेटरी क्वालिटेटिव का पार्ट बन जाएगी। बाकी तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता ही है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? तो ये आप खुद से पढ़ लेना, सेम टू सेम वही पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब जो क्वांटिटेटिव है, देखो क्वांटिटेटिव तो आपकी एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होगी ना, ये एकदम से स्ट्रक्चर्ड हो गई, क्योंकि इसमें आपको सब सारी चीजें पता है कि स्ट्रक्चर होती है, इसमें आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। बट जब हम बात करते हैं ना क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें से 5 से 6 टाइप्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये प्लीज इनके कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने लगा हूं ना, इसके जो कीवर्ड्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट भी नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन एक एक कीवर्ड से निकल के आते हैं, एक एक कीवर्ड से यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं, अगर आप लोग इस चीज को समझ पाओगे।
हम इसको पढ़ेंगे मेन, जहां पे शुरू होता है यहां से, पहले यहां पे पढ़ेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप होती है वो होती है एथनोग्राफी। एथनो का मतलब होता है बेटा कल्चर। जब एक रिसर्चर किसी कल्चर में जाता है और उसकी स्टडी करता है उसको बोला जाता है एथनोग्राफी। और इसमें एक वर्ड होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या पार्टिसिपेंट वर्ड, मतलब उस कल्चर का पार्ट बनेगा पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन, और उस कल्चर के अंदर रह के उसको क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे कोई बंदा है, सपोज करो कोई साउथ का बंदा है ना, कोई साउथ का बंदा है, वो पंजाबी लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे साउथ में बैठ के थोड़ी ना पंजाबी लोगों के बारे में जान पाएगा कि पंजाब का कल्चर क्या है। तो वो पंजाब में आएगा, पंजाब के लोगों के अंदर रहेगा, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करेगा, मतलब खुद इन्वॉल्व होगा तभी तो वो चीजों को समझ पाएगा ना। खुद वो इन्वॉल्व होगा, खुद पार्टिसिपेंट बनेगा, उसके बाद ही तो वो उन सारी चीजों को समझ पाएगा ना। पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो वो नेचुरल सेटिंग में क्या करेगा, उसका पार्ट बनेगा, नेचुरल सेटिंग में उसका पार्ट बन के उनसे सीखने की कोशिश करेगा कि क्या है। इसको बोला जाता है एथनो। एथनो का मतलब होता है, एथनो का मतलब होता है कल्चर। एथनो का मीनिंग क्या होता है बेटा, कल्चर। ठीक है। उसके बाद आता है नरेटिव। देखो नरेटिव होता है जहां पर क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन होता है, मतलब जहां पर स्टोरीज की फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में क्या होता है, चीजें प्रेजेंटेड होती हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल होता है ना, 1920 में क्या हुआ, फिर 30 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ, तो यहां पर जो होता है ना इंफॉर्मेशन अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, जिसको एज अ स्टोरीज की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। कौन से एस्पेक्ट में बात की जा रही है, हिस्टोरिकल। तो जितनी भी ये जो बायोग्राफी होती है ना और ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, ये सारी किसकी टाइप होती है, दीज ऑल आर टाइप ऑफ द नरेटिव रिसर्च। ये सब किसका टाइप है बेटा, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ नरेटिव रिसर्च। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ है ना, महात्मा गांधी की है। ठीक है, टी कैंप, अगर आप देखो हिटलर की बायोग्राफी है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हैं या जो बायोग्राफीज हैं जिसमें एक क्रोनोलॉजी में, एक स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या होता है, चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है कॉमन फिनोमिना, कि एक कॉमन फिनोमिना था, उसको अलग अलग लोगों ने किस तरीके से एक्सपीरियंस किया। समझ रहे हो ना? जैसे तीन दोस्त हैं, ए, बी और सी, इनका एक ही दिन ब्रेकअप हो गया, तो अब इनका क्या एक्सपीरियंस होगा। ये तो देवदास बन गया, सुबह से लेकर शाम तक दारू पी रहा है, इसने एक और ढूंढ ली, ये तो बोला अपन तो मजे में है, और ये जो है ये क्या बोल रहा है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये किसकी तैयारी कर रहा है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये कॉमन फिनोमिना है कि उस कॉमन फिनोमिना को अलग अलग लोगों ने किस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से जिया है ना, कि उस एक्सपीरियंस को अलग अलग लोगों ने किस किस तरीके से जिया। जैसे इसमें वो वाली एग्जांपल थी ना कि अगर जैसे जेल वाली एग्जांपल भी दी थी कि 10 लेडीज थी, उन सभी के पति थे वो जेल में थे, तो उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। तो एक कॉमन फिनोमिना, कोविड मान सकते हो कि जैसे 10 लोगों को कोविड हुआ है, तो उन सभी लोगों का क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाला। ठीक है जी, तो ये उसके बाद है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, आप ग्राउंडेड, आप प्लेंटी ऑफ डेटा कलेक्ट करते हो वहां के लोगों से, बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन द टारगेट पॉपुलेशन, और तब तक डेटा कलेक्ट करते हो जब तक आप सैचुरेशन तक नहीं पहुंच जाते। जब तक कहां तक नहीं पहुंच सकते, जब तक आप सैचुरेशन के पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते।
सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। और ये जो थ्योरी होती है ये उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, ठीक है। वहां के लोगों के लिए ये क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। आप लार्जर सैंपल साइज होता है वो कलेक्ट करते हो, और तब तक आप डेटा कलेक्ट करते रहते हो जब तक आप एक ऐसे पॉइंट पे नहीं चले जाते जहां से नया डेटा आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जहां से न्यू डेटा होता है वो आना बंद हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। when no insights are obtained with further data collection, उसके अलावा डेटा कलेक्शन का कोई भी फर्दर डेटा कलेक्शन की टाइप नहीं रहेगा, सैचुरेशन। यस, ऑन लोकेशन जाके वहां पर जाके उन लोगों के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी होती है इन डेप्थ स्टडी। कोई भी आपका रियल केस हो सकता है या फिर हाइपोथेटिकल केस हो सकता है, उसका ए से लेके जेड तक हर चीज के बारे में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ए से लेके जेड तक हर चीज की स्टडी की जाती है। ए से लेके जेड तक हर चीज की क्या होती है, स्टडी की जाती है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, जैसे सीआईडी वाले होते हैं ना, समझ लो ना, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, रिलेशनशिप, कम्युनिटीज और प्रोग्राम्स। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है, इन डेप्थ पर्सपेक्टिव से क्या किया जाता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी मेथड। उस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, केस स्टडी मेथड बोल देते हैं, जो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में होता है। किस तरीके से होता है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। तो ये तो होगी इनकी जो टाइप्स आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं। अब इसी का कंपैरिजन चार्ट पढ़ते हैं, जिससे आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर नरेटिव की बात करें तो आप इसमें नरेट कर रहे हो, किसी के लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, है ना, किसी के लाइफस्टाइल कैसा था। ऑटोबायोग्राफी में क्या पता चलेगा, उसका लाइफस्टाइल कैसा था। फिनोमिनोलॉजी में आप एक्सपीरियंस पे फोकस करते हो। ग्राउंडेड थ्योरी में आप थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। एथनो में आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि लोगों के कल्चर, और केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी की बात की जा रही है। यहां पर स्टोरीज पे फोकस होता है, ठीक है जी, किस पे फोकस होता है, स्टोरीज पे। और यहाँ पर लिव्ड फिनोमिना, कि किसी ने किसी फिनोमिना को कैसे जिया है। और ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ग्राउंडिंग थ्योरी इन द व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और वो थ्योरी उन पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे होगी जो उस चीज को जी रहे हैं। और यहाँ पर इंटरप्रेट और शेयर पैटर्न ऑफ कल्चर ऑफ ग्रुप्स, और प्रोवाइडिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस, किसी पर्टिकुलर केस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को क्या किया जाता है, यहाँ पर फोकस किया जाता है। यूनिट ऑफ एनालिसिस, देखो नरेटिव में आप, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो किसी एक की भी हो सकती है, तो एक पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो एक ही फिनोमिना को क्या कर रहे थे, जी रहे थे, जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी, ब्रेकअप वाली एग्जांपल दी। इसमें क्या होगा, स्टडी द प्रोसेस एंड एक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग मेनी इंडिविजुअल्स। ग्राउंडेड थ्योरी सबसे ज्यादा, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि इन पांचों अप्रोचेस में सबसे ज्यादा डेटा कहां पे कलेक्ट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी बनानी है ना, तो थ्योरी की बात हो रही है। और यहां पर एक ग्रुप है जो सेम कल्चर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और इट इज स्टडिंग एन इवेंट, अ प्रोग्राम और एक्टिविटी और मोर देन एन इंडिविजुअल केस, ठीक है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल केस की क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जाती है। जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आप क्या करते रहते हो, तब तक आप उन चीजों को क्या करते रहते हो, फॉलो करते रहते हो, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया बच्चे, अगर समझ आ गया तो एक बार मुझे थम्स अप देके बताइए। पार्टिसिपेटरी रिसर्च आपकी ये हो जाएगी बेटा एथनोग्राफी, जहां पर कल्चर की बात की जाती है, लोग उस कल्चर का कैसे पार्ट बनते हैं। आज आप लोगों को शाम को, मतलब कल मैंने बोला था, वैसे कल मैं नहीं कर पाया, आज आप लोगों को रिसर्च के 161 पीवाईक्यू की फाइल है वो मिल जाएगी, ठीक है। आज आपको रिसर्च के पीवाईक्यू, और कल शाम से 8:15 से सब लोगों ने 45-50 मिनट का स्लॉट रखना है, हर रोज शाम को हमारी क्लास हुआ करे, ठीक है। अभी हमें थोड़ा इसको पेस अप करना है।
मैम अरे वही तो करवाना है ना बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा लिंक वगैरह सब, मैं एक साथ ही शेयर कर दूंगा, एक एक वीक के लिंक एक साथ शेयर कर दूंगा। मतलब वीकेंड पे तो अब आपकी मैराथन होंगी कंफर्म है, ठीक है जी। वीकेंड पे तो 2-3 घंटे की 2-3 घंटे की 2-3 घंटे की मैराथन आपकी चलेंगी। उसके साथ डेली बेसिस पे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। 4:15 बजे नहीं, ज्यादा मैंने वोट किया था, मैंने पूछा था तो ज्यादातर लोगों ने बोला 8:15 बजे, तो 8:15 बजे की क्लास हो। चलो अब उसके बाद एक रिसर्च आएगी आपको फिक्स्ड रिसर्च। फिक्स्ड रिसर्च कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव। वही सारे फीचर आ गए, डिजाइन रिजिड हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड होती है, थ्योरी ड्रिवन होती है और मेजर क्वांटिटेटिवली होती है। और इसके ऑपोजिट कौन सी होगी? फिक्स्ड रिसर्च। जो इसके सॉरी ये फिक्स्ड रिसर्च होगी, ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होगी। ये क्या हो जाएगी? ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसमें आप क्या करोगे? ये लेस रिजिड होगी, इसमें उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी, डेटा कलेक्शन की फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा होगी, क्वालिटेटिव इन नेचर होगी। है ना? तो ये क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। आप इनको जिस तरीके से मर्जी समझ लीजिए, चाहे आप इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के साथ रिलेट करते रहिए, जैसे मर्जी रिलेट करते रहिए, आप लोगों को वो सारी चीजें समझ आए। अब ये भी आ गई इंडक्टिव। इंडक्टिव कौन सी है? अभी तक ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ चुके हो, यही बॉटम अप अप्रोच है। देखो अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इनके नाम अलग हैं, फीचर वही है जो हम ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके हैं। ये वाली जो है वो आपकी इंडक्टिव होगी और ये वाली आपकी डिडक्टिव हो जाएगी। लिखा तो हुआ है ना क्वांटिटेटिवली, डिडक्टिव हो जाएगी, डिडक्टिव हो जाएगी। और ये इसमें आप क्या करते हो? स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, ठीक है। आप किसी ऑब्जर्व फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके पैटर्न को देखते हो और फिर इसके अकॉर्डिंग जनरलाइज करते हो। समझाया था ना थ्योरी कैसे बनती है। जैसे सॉक्रेट इज मॉर्टल, अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, प्लूटो इज मॉर्टल, तो ये सब स्पेसिफिक है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल। तो आप क्या करते हो? पहले आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको बेस बना के आप जनरल स्टेटमेंट निकाल देते हो। स्पेसिफिक को बेस बना के आप क्या करते हो? जनरल स्टेटमेंट्स निकाल देते हो। इसमें आप डेवलप करते हो, पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हो। जिसमें छोटा बच्चा होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो वो एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसके पैटर्न को, जैसे मैंने बताया था ना कि वो एप्पल नीचे गिरा तो फिर उसने अलग अलग चीजों को ऊपर से नीचे फेंक के देखा, फिर उसने क्या किया? ऊपर से नीचे चीजों को क्या किया? फेंक के देखा। जब हर जगह पर पैटर्न मैच हो गया, फिर उसने उस हाइपोथेसिस को बना के क्या कर दिया? टेस्ट कर दिया। उस हाइपोथेसिस को बनाया और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर दिया। राइट? तो ये स्पेसिफिक टू जनरल होती है। अब फायदे नुकसान आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था, जहां पर टीचिंग में हम, याद होगा आप लोगों को, टीचिंग में हम पढ़ रहे थे ना, एक पूरा चार्ट आया था कि इंडक्टिव टीचिंग क्या होती है, डिडक्टिव। अब मैं एक चीज दिमाग में बिठा लो इस चीज को, ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों ने जो मीनिंग समझना है ना, वो समझना है इंडक्टिव और डिडक्टिव का। बात समझ आए? आपने सिर्फ इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है कि इंडक्टिव क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है। उसके बाद फिर चाहे इंडक्टिव रिसर्च हो, चाहे इंडक्टिव टीचिंग हो, चाहे इंडक्टिव रीजनिंग हो, क्रक्स सेम ही रहेगा। बस जो रिसर्च है तो रिसर्च को अकॉर्डिंग पढ़ लेना है, अगर टीचिंग है तो टीचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, और अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। उसी तरीके से डिडक्टिव है, डिडक्टिव में भी रिसर्च भी हो सकती है, डिडक्टिव टीचिंग भी हो सकती है और रीजनिंग भी हो सकती है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं रह जाता अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अगर आपको ये पता चल गया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव का मीनिंग क्या है, इंडक्टिव किस चीज को बोला जाता है और जो डिडक्टिव है वो किस चीज को बोला जाता है, अगर आप लोगों ने इतनी चीज को समझ लिया
फिक्स ये हो गई ना आपकी, डिडक्टिव ही क्वांटिटेटिव है बेटा, और ये आपकी क्वालिटेटिव है। और इंडक्टिव को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, पेपर में आता है इंपीरिको इंडक्टिव। अगर ये लिखा हुआ आ गया ना वर्ड इंपीरिको इंडक्टिव, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब इंडक्टिव की रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च की बात हो रही है। और उसी तरीके से जो डिडक्टिव है, इसको हाइपोथेटिक या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सेम वही नेम है, सेम वही नाम है, क्लियर। अगर पेपर में ऐसा कुछ लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डीमेरिट से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से फिर डिडक्टिव आता है। डिडक्टिव में आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को आप क्या करने की कोशिश करते हो, यू जस्ट ट्राई टू वेरीफाई इट। आपके पास एक थ्योरी होती है और आप उस थ्योरी को क्या करने की कोशिश करते हो, यू जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द थ्योरी। आप उस थ्योरी को करने की कोशिश करते हो, आप उस थ्योरी को वेरीफाई करने की कोशिश करते हो। यू जस्ट ट्राई टू वेरीफाई, टॉप बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ एक हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो, और फिर उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो या फिर उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या फिर उस हाइपोथेसिस को आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट, ठीक है। उसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप दोनों में से क्या करना चाहते हो, ठीक है जी। वही इसमें ऑल से शुरू होगा ना, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट से शुरू होना है ना, एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू होगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेटिस इज अ मैन, सो देयरफॉर सॉक्रेटिस इज अ मैन। तो एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल से चलते हुए हम स्पेसिफिक तक आएंगे, जनरल से स्पेसिफिक तक आएंगे या पर्टिकुलर तक, ठीक है। इसको स्पेसिफिक भी बोल दिया जाता है, इसको स्पेसिफिक भी बोल देते हैं और इसको पर्टिकुलर भी बोल देते हैं कई बार, दोनों में कुछ भी बोला जा सकता है। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, नहीं नहीं फॉर्म तो नहीं आया। अरे वो तो आपको पता चलेगा जब फॉर्म आएगा। नहीं बेटा, टेलीग्राम के अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मतलब ग्रुप तो मेरा कोई भी नहीं है, एक चैनल ही है। तो ये डिडक्टिव हो गया। डिडक्टिव के फायदे नुकसान हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये वही वाला सेम चार्ट है जो हम लोगों ने टीचिंग में पढ़ा था, ठीक है। एक बार इसको 1 मिनट का ब्रेक ले लो और सब बच्चे इस चार्ट को दोबारा पढ़ो, और फिर मैं दोबारा ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ।
चलिए देखो डिडक्टिव में क्या था, ये आपको किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं देता है क्योंकि ये स्पून फीडिंग वाला कंसेप्ट होता है और ये आप लोगों को प्रॉपर नहीं नॉलेज देता है। इसको आप मेथड ऑफ वेरिफिकेशन बोल देते हो और ये मेथड ऑफ डिस्कवरी होता है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ सर्च करने की कोशिश करते हो। इट इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे गिव एंड टेक वाला, और इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, ये आपका टीचिंग का मेथड एक तरीके से। चाइल्ड गेट्स रेडीमेड इंफॉर्मेशन एंड मेक यूज ऑफ इट, बच्चे को रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो इसका इस्तेमाल करता है। चाइल्ड रिक्वायर्ड फर्स्ट हैंड नॉलेज, बच्चे को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है और फिर वो एक्चुअली में उस चीज को ऑब्जर्व करता है। डिडक्टिव है क्योंकि स्पून फीडिंग है ना, बताया था। अगर स्पून फीडिंग की बात हो रही है तो वो क्या है, एक क्विक प्रोसेस है, ठीक है, फटाफट होने वाला प्रोसेस है। और ये क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। इट इनकरेज डिपेंडेंस, इससे बच्चा डिपेंड करता है दूसरे लोगों पे, अपने टीचर पे या किसी पे, है ना। और ये क्या करता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है और खुद पे भरोसा करने लायक बनाता है। देयर इज लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, में आपका एक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं होता और इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, ये आपका पूरा एक्टिविटी पे बेस्ड होता है। इट इज डाउनवर्ड प्रोसेस, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और ये अपवर्ड प्रोसेस, तो नीचे से ऊपर की तरफ ये प्रोसेस है वो चलता है, इसको इंडक्टिव अप्रोच बोल दिया। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप जनरल से स्पेशल तक जाओगे तो वो इंडक्टिव बन जाएगा, और वहीं पे आप स्पेशल से जनरल तक जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम डिडक्टिव। क्या बन जाएगा बच्चे, डिडक्टिव बन जाएगा। तो अगर यहां तक सबको चीजें समझ आ गई हैं तो प्लीज एक बार थम्स अप दीजिए, फटाफट से थम्स अप दीजिए। ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, ठीक है, मुझे भी मालूम है ये एड्स वाला टॉपिक है, आपका इसी बार ऐड हुआ था, तो ये कोशिश करूंगा कल ही पढ़ा दूं। ठीक है जी, ये 6 टाइप्स की नॉलेज एड्स होती है। वैसे ये मार्केटिंग का टॉपिक है, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ, ये मार्केटिंग का टॉपिक है। वैसे पता नहीं आपको घुमा फिरा के कैसे पूछ लिया था, मार्केटिंग में हैड्स का इस्तेमाल होता है, नॉलेज हैड्स का, तो मैं आपको वहां पे करवा दूंगा। ठीक है जी, एरो रॉन्ग है, अच्छा एरो गलत लगा हुआ, रुको, जनरल, हाँ एरो गलत लगा हुआ है ना, ऐसा होना चाहिए, एरो गलत लगा हुआ है, ऐसे कर लो, ठीक है जी, इस तरीके से कर लो, ठीक है। चलो, डिफरेंस वाला तो सही है यार, डिफरेंस वाला तो सही है, डिफरेंस तो सही लिखा होगा, ये वाला गलत था। देखो इसमें इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे या फिर आप ऊपर से नीचे, इंडक्टिव थ्योरी, डिडक्टिव थ्योरी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अब अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लिखा आ जाए तो क्या मानोगे उसको, स्ट्रक्चर्ड भी क्या होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है भाई, स्ट्रक्चर्ड भी क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, फिक्स्ड होती है, डिडक्टिव होती है ना। तो इसको कुछ करने की, बताने की जरूरत तो है नहीं कि डिडक्टिव क्या होती है, तो सेम टू सेम उसी चीज को यहाँ पर फोकस किया गया है। तो ये डिडक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, और अनस्ट्रक्चर्ड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाएगी, वही सेम टू सेम है, वो आप इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हो, क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव का पार्ट था, वो पहले वाला क्वांटिटेटिव का पार्ट हो गया, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आप लोगों का क्वालिटेटिव का पार्ट होगा, ये किसका पार्ट हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी।
ये एनटीए ने तीनों को करेक्ट किया है। Which region of brain is involved in ability to learn new information, particularly if it is Burger, cerebrum, hippocampus, pons और thalamus? अब देखो ऐसी चीजें जो होती है ना, अब तीनों में से आपने जिसका भी आंसर लगाया होगा उसका आपको सही आंसर मिला होगा। ठीक है जी, एनटीए की तरफ से तीनों का सही आंसर दिया गया है। तो इसी तरीके की कुछ चीजें हैं जो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली हैं, तो हम उसको कवर करें। अब आता है मेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्लीज अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें, अभी तक तो छोटी छोटी चीजें थी जो आप लोगों ने पढ़ी थी। अब आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हो, जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो और उसका इफेक्ट किस पे देखते हो, आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने की कोशिश करते हो। तो इसमें जो मैनिपुलेशन है वो इसका मेन फीचर होता है। जो मैनिपुलेशन होता है वो इसका मेन फीचर होता है कि आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो और उसको वेरीफाई करते हो, फिर वो आपका हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। वो आपका हाइपोथेसिस होता है, या तो वो एक्सेप्ट हो जाता है या फिर वो क्या हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, या तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है या फिर आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो। ठीक है जी, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि टीचर होता है, जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो टीचर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो। ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट रखे जाते हैं, बाकी किसी वेरिएबल को चेंज नहीं करते हो। और जो मैनिपुलेशन का इफेक्ट होता है वो किस पे देखा जाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑब्जर्व किया जाता है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे मतलब स्टूडेंट्स पे ऑब्जर्व किया जाता है। किस पे ऑब्जर्व किया जाएगा, स्टूडेंट्स पे उस चीज को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को वो चीज समझ आ रही है या नहीं। कि स्टूडेंट उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब स्टूडेंट्स में उस चीज का चेंज देखने को मिल रहा है या नहीं, है ना। स्टूडेंट्स में वो चीज है, वो चेंज है, वो देख रहा है या नहीं दिख रहा। तो सबसे पहला आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप, control is the first essential ingredient of experimental method. The main purpose of control in an experiment to arrange a situation in which effect of variable can be measured specifically to evaluate the effect of independent variable. कंट्रोल करके रखने का, बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ठीक है जी, सिचुएशंस को, कंडीशंस को कंट्रोल रखने का मतलब, कंट्रोल रखने का मतलब आप कांस्टेंट रख रहे हो सारी चीजों को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ दिया जाए तो आप बाकी किसी भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर रहे, कंट्रोल रख रहे हो ताकि जो आपके रिजल्ट है ना वो स्टेबल आए। क्यों, क्योंकि नहीं तो कई बार क्या होता है, एक एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल होता है जो आपकी स्टडी को खराब कर सकता है। आप ये मान के चलो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं और इसका इफेक्ट यहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल को, जिसको आप मेजर करते हो। अब कई बार क्या होता है कि बाहर से एक एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल जो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं होता वो आ जाता है और वो किसके साथ कंपटीशन करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंपीट करता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो चेंज करने की कोशिश करता है। अगर तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फाइट कर रहा है और आपस में कुछ नहीं चल रहा तो इसको आप एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल ही बोलोगे। बट अगर बाई चांस
जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है, उसकी जगह पर अगर एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल का इफेक्ट होना शुरू हो गया तो इसी एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को हम क्या नाम दे देते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल। समझ रहे हो ना? मतलब जब तक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वीक होता है, जब तक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लड़ाई करता है लेकिन उसे हरा नहीं पाता, तब तक आप इसे एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल का नाम बोल दोगे। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हरा देगा तो ये एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल बन जाएगा? ये कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। क्लियर है जी? सिंपल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चारों वेरिएबल्स का पता चल गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसका इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है वो आ जाता है और वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फाइट करता है। अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं हरा पाता तो एक एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल बन के ही रह जाएगा। बट अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा और फिर उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल कब बनेगा? जब एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल का नाम दे दिया जाएगा। दैट विल बी नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है जी? क्लियर है? कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? कंट्रोल तो कंडीशन होती है ना, आप चीजों को चेंज नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ और सिर्फ आप इसको चेंज कर रहे हो। उसके अलावा आप सिचुएशंस को, कंडीशंस को, सारी चीजों को क्या कर रहे हो? सेम रख रहे हो। ठीक है? हाँ, नेगेटिव इफेक्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आगे ये वेरिएबल्स हमें डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको यहां पर इतना ही लिख लो। वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। वैसे अभी जितना 5 चीजें बताई हैं उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और उसका इफेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल पे देखते हो। मैंने बताया था ना कि टीचर में जो चीजें चेंज कर रहे हो, टीचर अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज कर रहा है, टीचर अपने मेथड्स को चेंज कर रहा है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे देखने को मिलता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। मतलब चेंज, मैनिपुलेशन किसको किया जा रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिल रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपका कॉज होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये आपका इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, जो कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कॉज एंड इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज होता है और उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है, इस वजह से वो इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। इन एक्सपेरिमेंटेशन वी आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं या फिर मेजर करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं। व्हाट वी डू? हम क्वांटिफाई करते हैं कि अच्छा यार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया। ठीक है जी? डिपेंडेंट वेरिएबल से, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज किया था उससे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने परसेंट का या कितना चेंज आया, उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसको हम मेजर करने की कोशिश करेंगे या उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे? उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसको हम क्वांटिफाई करेंगे। ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये एक प्राइमरी रिपोर्ट। इसी को, ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तीसरे नंबर पे कॉजल रिसर्च, हाइपोथेसिस वाली रिसर्च पढ़ा था ना,
हाइपोथेसिस रिसर्च जो पढ़ा था, कॉज और इफेक्ट वाली रिसर्च, वो यही रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें आप कॉज और इफेक्ट देखते हो, मतलब जिसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसी को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी बोल देते हो, क्योंकि इसको क्या किया जा रहा है, इसको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। इसको क्या मिल रही है, इसको ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, और उस चेंजेस को बेस बना के हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट वेरिएबल हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट मिल रही है, समझ रहे हो ना, ट्रीटमेंट का इफेक्ट जिसपे आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप बताया था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ग्रुप? कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है बाकी सारी चीजों को आप फिक्स रखोगे, बाकी किसी भी चीज में आप चेंज नहीं करोगे, ताकि आपकी रिजल्ट है वो आपको सही रिजल्ट दे। क्योंकि अगर देखो, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो और उसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हो, और बाकी चीजें भी आपकी चेंज होती जा रही हैं, तो आपको लगता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? नहीं। फिर हो सकता है जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो वो इंडिपेंडेंट की वजह से ना हो, वो किसी और चीज की वजह से। जब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं दो का ही इफेक्ट देखूंगा, तीसरी चीज का इफेक्ट मैं देखना ही नहीं चाहता। इसी वजह से मैं बाकी चीजों को क्या रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं, बाकी सारी चीजों को सेम रख रहा हूं। क्योंकि अगर बाकी भी चीजें चेंज हो गई, अगर बाकी चीजें भी चेंज होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इफेक्ट आया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया या किसी और चीज की वजह से आया? बात समझ में है बेटा? तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो फंडामेंटल्स हैं, जो मेन चीजें हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो गई। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, वही जिसमें आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो। अब इसमें एक और वर्ड आता है जो आप लोगों ने याद रखना है, वो होता है रैंडम असाइनमेंट। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। रैंडमली सिलेक्ट करने का मीनिंग समझ आया? कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं करते हो आप उसको, जैसे रैंडमली आप बाय चांस ही सिलेक्ट करते हो, अच्छा यार ये है वो ये। रैंडमनेस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अनबायस्ड। अनबायस्ड, अनबायस्ड, एथिकल तरीके से। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये मैंने आपको बता दिया। और एप्रोप्रिएट मेजर, एप्रोप्रिएट मेजर का मतलब समझ लो ना। एप्रोप्रिएट मेजर का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि जो आप टेस्ट लगाने लगे हो वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सैंपल लार्ज हैं और आप स्मॉल सैंपल टेस्ट लगा रहे हो, आपका सैंपल स्मॉल है आप लार्ज सैंपल टेस्ट लगा रहे हो, समझ लो ना। तो जो चीज एप्लीकेबल है उसी को लगाना है, उसके अलावा और किसी चीज को नहीं लगा सकते। तो मतलब एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएंगे अगर आप एक्यूरेट मेजर्स को इस्तेमाल करोगे। अगर आप एक्यूरेट मेजर्स को इस्तेमाल करोगे तभी आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ओनली देन यू विल गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। एक्यूरेट रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब आप एक्यूरेट तरीके से चीजों को अप्लाई करोगे। क्लियर है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कौन कौन है क्लास में? नूर, अनूप, एंजल, आरती, रंजनी, कनुप्रिया, पूजा, नीलिमा, मल्लिका, जवास, अपूर्वा, अदिति, सोनम, छाया, चांदनी, आदित्य, विवेकानंद, रंजीत, अभि, ज्योति, अर्शदीप, सरस्वती, राहुल, श्री, संगीता, रोजी, हिमांशु, कृष्णा, प्रियंका, सना, नीतांजलि, नीलिमा, संतोष, अनुज, मीनाक्षी, जैरी, सूरज, अंकी, अभिप्रिया, मोनिरल, नेहा, सृष्टि, रूपम, चांदनी, सरिता, शिवांगी, सुरभि, आकांक्षा, सृष्टि, बाबू, राधा, बरनाली, सरस्वती, कविता, पिनल, सृष्टि, प्रांशु, चांदनी। इतने सारे तो लोग हैं। कोई बात नहीं, जो रह गए खुद से अपना नाम ले लीजिएगा। उसके बाद आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो, एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और बाकी सारी नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी? कॉज और इफेक्ट की रिसर्च को छोड़ के जितनी भी सारी रिसर्च रह गई, जितनी भी सारी रिसर्च रह गई, चाहे वो फिर चाहे वो एक्सप्लोरेटरी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, जितनी भी हो,
जितनी भी हो वो सारी की सारी किसके अंडर आती हैं, वो नॉन एक्सपेरिमेंटल में आ जाते हैं। ठीक है, ये वैसे कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ एक टाइप बनाई गई है, समझ रहे हो ना, ये कोई टाइप है नहीं, इसको सिर्फ बनाया गया है कि भाई हम एक्सपेरिमेंटल को नॉन एक्सपेरिमेंटल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, जिसको आप हाफ एक्सपेरिमेंटल भी बोल देते हो, जिसमें एक्सपेरिमेंटल के एक फीचर मिस होता है। कौन सा फीचर मिस होता है, कौन बताएगा? रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें आप एक्सपेरिमेंट के सारे फीचर्स को फॉलो करोगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, किसको? कि इसमें सिलेक्शन रैंडम नहीं होती, बाकी सारे काम उसी तरीके से होते हैं। इट शेयर सिमिलैरिटी विद द ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन or randomized control, but it specially lacks the element of random assignment to the treatment or control. इसमें randomness होती है, वो खत्म होती है, इसमें randomness नहीं होती। ठीक है जी, randomness नहीं होती है। quasi experimental are subject to concern regarding internal validity, और इसका मेन कनेक्शन किसके साथ होता है? इंटरनल वैलिडिटी के साथ होता है। तो याद रखिए, जो एक्सपेरिमेंटल क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये एक्सपेरिमेंटल की ही टाइप है, बस फर्क क्या होता है कि ये रैंडम नहीं होती है और इसका कनेक्शन इंटरनल वैलिडिटी के साथ होता है, बाकी सारी चीजें आप उसी तरीके से यूज करते हो। देखो, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल तो नहीं इंपॉर्टेंट। अब एक सेकेंड, मैंने आपको एक और स्लाइड ऐड करता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। रुको, आई थिंक यहाँ पे ऐड नहीं हुई वो स्लाइड, मैंने पहले ऐड की तो थी। एक सेकेंड, यहाँ पर ना मैं एक स्लाइड दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। ये फोटो से आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कॉज और इफेक्ट। अभी वैलिडिटी की टाइप्स पढ़ेंगे ना आगे, फिलहाल आप दिमाग में रखो, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब कॉज और इफेक्ट हो गया। ये देखो, ये आपको चार्ट है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझा देगा। देखो, यहां पर है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में आपके पास रैंडमनेस भी है, randomize participants to treatment, measure outcome of both the group, explicit comparison of group। मतलब समझ रहा ना, ये तो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें कंट्रोल भी है, जिसमें मैनिपुलेशन भी है, सब कुछ भी है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नॉन एक्सपेरिमेंटल में तो कुछ है ही नहीं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में तो कुछ भी नहीं है। जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है ना, उसमें क्या है? विदाउट रैंडम असाइनमेंट। यहां पर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं करते हो, तो यहां पर दो अलग अलग ग्रुप्स और दो अलग अलग आउटकम है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब ही ये हो गया कि यहां पर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, रैंडम असाइनमेंट नहीं दे सकते वेरिएबल्स को। ठीक है जी, रैंडम असाइनमेंट नहीं होती आपकी वेरिएबल्स की। ठीक है जी, क्लियर हुआ? रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, बायस नहीं है, बायस नहीं बोल सकते एज सच, बट हाँ पूरी कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल्ड वे में आप चलाते हो। एक्सप्लोरेटरी तो आप लोगों को पता है क्या होगा। एक्सप्लोरेटरी का मतलब आप जब वाई का आंसर करने की कोशिश करते हो, आपके सामने एक एम्बिगियस प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्टिव में आप प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हो, और फिर कॉजल रिसर्च में आपने प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया, और यही रिसर्च आपकी कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, यही आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसी को आप क्या बोल देते हो? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें कॉज और इफेक्ट। एक्सप्लोरेटरी अब मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मैं कल मैंने इसी वजह से आपको पढ़ाया था रिसर्च डिजाइन में, और रिसर्च की फर्स्ट क्लास में भी ये चीजें डिटेल में पढ़ाई थी, तो आप खुद से इसको पढ़ सकते हो।
एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? मतलब जब आपको चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ उस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नया लेके आ रहे हो, डिफरेंट डोमेन के बारे में, फ्लेक्सिबल होती है, रिसर्च लिमिटेड नहीं होते और फॉर्मुलेटिव इन नेचर होती है। क्या होती है? फॉर्मुलेटिव होती है। ये रिसर्च क्या होती है? हमेशा फॉर्मुलेटिव इन नेचर होती है। फॉर्मुलेटिव समझ रहे हो ना, कि फॉर्मुलेट करने की कोशिश की जा रही है, फॉर्मुलेशन। उसके बाद आता है, जैसे देखो, फ्लेक्सिबल होती है और बहुत वर्सेटाइल होती है। डेटा कलेक्शन में जो आपका पायलट टेस्टिंग भी बोल देते हैं ना, पायलट टेस्टिंग भी बोला जाता है। और एक और नाम होता है इसका, फिजिबिलिटी स्टडी। कौन सी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी। कौन सी स्टडी? फिजिबिलिटी की स्टडी की जाती है। अरे बेटा, जब नॉन एक्सपेरिमेंट का तो कोई टाइप ही नहीं है ना, वो तो नॉन रैंडम हो गई ना, वो तो टाइप ही नहीं है यार। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट को छोड़ के बाकी सारे नॉन एक्सपेरिमेंट है, तो वो तो वैसे ही नॉन रैंडम हो गई है। अनस्ट्रक्चर्ड होती है, कॉस्ट होती है वो लो होती है, क्योंकि आपको चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। आपको वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ व्यूज के बारे में पता चल रहा है कि आप जितनी आपकी इच्छा आप उतनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और रिसर्च होती है वो ओपन एंडेड होती है। समझ रहे हो ना? ओपन एंडेड का मतलब आपका जिस साइड को दिल करे आप उस साइड को आगे बढ़ सकते हो। आपका जिस साइड को दिल करे आप उस साइड को आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, ये वही आ गया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में जो चीज एज इट एज है उसको एज इट एज ही एक्सप्लेन करते हो। ये भी बताया था, किसी भी चीज के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते। डिस्क्रिप्टिव स्टडी किसके बारे में बताती है? कि हु, हाउ मच, बट कोई चीज जैसी है उसको वैसे ही प्रेजेंट करने को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोल दिया जाता है। इसके अंदर ओपन एंडेड जैसी अप्रोच कोई नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इस लेवल पे आके जो प्रॉब्लम होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, आपके सामने क्लियर हो जाती है। जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो क्या हो जाती है, वो एकदम से आपके सामने क्लियर हो जाती है। जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर हो जाती है। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसकी आगे दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। कल पढ़ाई थी ना, इन दोनों की एग्जांपल भी कल बताई थी। डिस्क्रिप्शन में मैनिपुलेशन कहां से हो जाएगा बेटा? डिस्क्रिप्टिव में तो एज इट एज, जो चीज एज इट एज है उसको आप वो नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल में आप, क्रॉस सेक्शनल का मतलब हुआ एक टाइम और अलग अलग वेरिएबल्स, आप अलग अलग वेरिएबल्स को एक टाइम पे स्टडी करते हो। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसमें एक ही वेरिएबल को आप लंबे समय तक क्या करते रहते हो? स्टडी करते हो। ये फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये देखो, एक्सप्लोरेटरी में आप आइडियाज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हो, है ना? क्या करते हो? एक्सप्लोर में आप चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव में आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। और ये कॉजल है, ठीक है। कॉजल में आप क्या करते हो? उनके बीच का जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। ये फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होती है। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो एकदम से फ्लेक्सिबल होती है और वर्सेटाइल भी होती है। और ये, इसमें आप एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाते हो और यहाँ पर एक वेरिएबल या उससे एक से ज्यादा वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आप एक्सपर्ट सर्वे, पायलट टेस्टिंग, फिजिबिलिटी स्टडी करते हो। यहाँ पर आप सेकेंडरी डेटा और यहाँ पर मेन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉज और इफेक्ट। और अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है मगर वो कॉज और इफेक्ट रिलेशन नहीं है तो उस रिसर्च को हम बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। याद रखिए, कोरिलेशन रिसर्च। और जो दो चीजों के बीच में कोरिलेशन हो सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोल दिया जाता है। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिमांड और प्राइस और डिमांड,
प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। लेकिन आपकी एज बढ़ रही है और उसके साथ साथ आपका वेट बढ़ रहा है, तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है जी? ये भी आप लोगों का पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो अगर सारे वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सारे वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, डायरेक्शन पे। कोरिलेशन रिसर्च है ना, ये पूरी की पूरी किस पे बेस्ड होती है, डायरेक्शन पे बेस्ड होती है, डायरेक्शन पे बेस्ड होती है। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और अगर एक दूसरी साइड को और एक दूसरी साइड को, तो उसको नेगेटिव बोल दिया जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है जी। एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव, यही पहले वाला चार्ट है। हाँ, एक आती है एक्सपोज फैक्टर, जिसको कॉजल कंपैरेटिव, ये भी एनटीए का फेवरेट टॉपिक में से आता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, बस इसको देखो, इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टो या फिर कॉजल कंपैरेटिव भी बोल दिया जाता है। आफ्टर द फैक्ट, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है, एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब आप एक्सीडेंट जो हो चुका है वो कैसे हुआ था ये तो नहीं बता सकते, मतलब उसको दोबारा नहीं देख सकते, रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, बस उसका कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर सकते हो कि कैसे हुआ होगा, सामने पत्थर आ गया होगा, मैनिपुलेशन, समझ रहे हो ना। पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड, स्टडीज व्हाट रिसर्चर कैन नॉट अल्टर। तो यहां पर जैसे क्वाजी एक्सपेरिमेंट में रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, और यहां पर रैंडम असाइनमेंट भी नहीं होती और साथ ही साथ मैनिपुलेशन भी नहीं होती। मैं ऐसे बताता हूं, देखो, एक होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मैं चार्ट बना देता हूं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप लोगों को पता है क्या होता है, मैनिपुलेशन भी होती है, रैंडमनेस भी होती है और कंट्रोल भी होता है। उसके बाद आया क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या बोला था, मैनिपुलेशन तो थी, बिल्कुल थी, बट रैंडमनेस नहीं थी, कंट्रोल तो हर जगह पे ही होता है। और जब मैं बात करता हूं कॉजल कंपैरेटिव की या एक्सपोज फैक्टर की, तो इसमें मैनिपुलेशन भी नहीं है, रैंडमनेस भी नहीं है, कंट्रोल होता है, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है जी। यहां पर सिर्फ आप स्टडी करते हो किसी चीज के हो जाने के बाद, क्लियर है, कोई इवेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद जब उसके कॉज और इफेक्ट की स्टडी की जाए, तो यहां पर पोस्टमार्टम की तरह होता है, पोस्टमार्टम की तरह, जो पोस्टमार्टम होता है ना, जैसे वो वाला, एक घटना है जो हो चुकी है, तो ये बैकवर्ड लुकिंग होती है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होती, पीछे की तरफ देखते हो कि पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ उस चीज के बारे में नहीं है, पीछे क्या हुआ होगा उस चीज के बारे में फोकस किया जाता है, ठीक है बच्चे। पीछे क्या है हुआ उस चीज के बारे में फोकस होता है, ना कि आगे क्या होने वाला उस चीज के बारे में। क्लियर। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में कुछ नहीं होता, पास्ट के इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी में स्टडी किया जाता है, जैसे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं ना, और इसका कीवर्ड होता है क्रिटिसिज्म। इवेंट बेस्ड स्टडी होती है, समझ रहे हो ना, जैसे कोई बोले कि भारत कैसे आजाद हुआ, तो वो 1857 से लेकर 1947 तक की जो पूरी स्टडी है वो एक तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगी। और इसमें क्रिटिसिज्म वर्ड इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि हिस्टोरियन होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हर बंदा हिस्ट्री अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है, हर बंदा हिस्ट्री अपने हिसाब से प्रेजेंट करेगा, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा हुआ होगा, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा हुआ, तो हमेशा एक हिस्टोरियन होता है वो दूसरे को क्या करता है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्रिटिसिज्म वर्ड पे आप लोगों ने बहुत ध्यान देना है, किस पे, क्रिटिसिज्म पे।
क्या होगा? क्रिटिसिज्म पे होगा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू और इंटरेस्ट ऑफ प्रॉब्लम। एग्जांपल्स आर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन की, इंडिया में ट्रेड यूनियन की ग्रोथ कैसे हुई, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे आया। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट बनेगी? ये आपके पास्ट इवेंट हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट बन जाएंगे। ये किसका पार्ट बन जाएंगे बच्चे? ये हिस्टोरिकल रिसर्च पार्ट बन जाएंगे। यस। एक्सपोस्ट फैक्टो, आप बोलोगे सर एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या फर्क हुआ? एक्सपोस्ट फैक्टो एक एक्सपेरिमेंटल की टाइप है, उसमें कोई हिस्ट्री में नहीं जाते, 100 साल पहले नहीं जाते, किसी रिसेंट इवेंट को स्टडी किया जाता है जिसमें कॉज और इफेक्ट होता है। ये तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी होती है बेटा। कौन सी स्टडी होती है? ये तो थ्योरेटिकल स्टडी होगी। देखो इसको एज सच आप क्वांटिफाई और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। इसको मोस्टली क्वालिटेटिव में कंसीडर किया जाता है, बट जरूरी नहीं होता। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों का मिक्सचर है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100% क्वांटिटेटिव ही है और ये 100% क्वालिटेटिव ही है, दोनों का मिक्सचर है। अरे एक्सपोस्ट फैक्टो में तो आप एक्सपेरिमेंट, यार एक्सपोस्ट फैक्टो में आप एक इवेंट की स्टडी कर रहे हो जिसमें कोई कॉज और इफेक्ट है। अरे भाई बाकी सारी रिसर्च फॉरवर्ड लुकिंग ही होती है यार, ये बैकवर्ड लुकिंग होती है। मतलब एक्सपोस्ट फैक्टो वो तो रिसेंट के किसी इवेंट, समझ नहीं रहे हो यार, वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो जो किताबों में पढ़ा हुआ है उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट करना है यार, खत्म। किताबों में क्या लिखा हुआ है, कैसे इंसिडेंट हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ, मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब वो चीजें हैं। और उसके अंदर तो कोई इवेंट हो रहा है जिसकी पोस्टमार्टम स्टडी की जा रही है, इसकी पोस्टमार्टम स्टडी की जा रही है। अब कई जगह पे अर्थक्वेक आ गया, अब उसकी स्टडी हिस्टोरिकल होगी या फिर एक्सपोस्ट फैक्टो होगी? एक्सपोस्ट फैक्टो ही तो होगी ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते हिस्टोरिकल रिसर्च है। अरे भाई 1000 साल पहले का थोड़ी हम पढ़ रहे हैं, अभी की स्टडी, रिसेंट स्टडी के बारे में फोकस कर रहे हैं, अभी रिसेंट स्टडीज के बारे में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसके स्टेप्स हैं जो एक बार पेपर में भी पूछे गए थे। सबसे पहले आप क्या करते हो? रिसर्च को ऑर्गेनाइज करते हो, उसका टॉपिक सिलेक्ट करते हो, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ते हो, फिर उस टॉपिक को थोड़ा छोटा कर देते हो जितना आपका फोकस होता है, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इंटरप्रेट करते हो, थीसिस और फिनिश। समझ रहे हो ना? अगर आपको सीक्वेंस में भी पूछा जाए पेपर में तो आप इसको आंसर कर सकते हो। आगे पीछे लगाना अगर आ जाए तो लगा सकते हो ना सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस ही है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ये 8 स्टेप्स हैं जिसको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसको एक सीक्वेंस में लगाओ। राइट। उसके बाद है एनालिटिकल रिसर्च। देखो एनालिटिकल रिसर्च कुछ नहीं होती, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आप उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो। आपके सामने 10 किताबें पड़ी होंगी, ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आप उसका क्या कर रहे हो? एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो। जैसे हाउ लाइफस्टाइल इफेक्ट द टीवी व्यूइंग हैबिट्स, इंपैक्ट ऑफ वार गेम्स ऑन द टीनेजर। देख लीजिए जैसे आजकल पबजी, ये सब्जी वगैरह बहुत सारी गेम्स चल रही हैं, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है टीनेजर्स पे। तो ये एनालिटिकल रिसर्च जिसमें आपके पास ऑलरेडी सारा डेटा अवेलेबल है, रेडीमेड डेटा है। क्या है? आपके पास रेडीमेड डेटा है, उस डेटे को सिर्फ स्टडी करना है और उसका क्रक्स निकालना है, बस दैट्स इट। उसको एनालिटिकल रिसर्च बोल दिया। डायग्नोस्टिक रिसर्च के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 2 वर्ड बताए थे। कौन कौन से? एक फ्रीक्वेंसी वर्ड बताया था और एक जो भी आपके सामने प्रॉब्लम और उसका कॉज। प्रॉब्लम और उसके कॉज के बारे में जब आप स्टडी करते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है और उसको कैसे होने से रोका जा सकता है, वो वाला प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च होती है। उस रिसर्च को आप डायग्नोस्टिक रिसर्च का नाम बोल देते हैं। कौन सी रिसर्च? डायग्नोस्टिक रिसर्च। स्ट्रेंथ और वीकनेस, बिल्कुल, स्ट्रेंथ और वीकनेस। यस, दिस इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग। जब आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो बैकवर्ड लुकिंग है ना। डॉक्टर आपको पूछता है कि कल रात क्या खाया था,
कभी डॉक्टर आपको डायग्नोस करते टाइम ये थोड़ी ना पूछता है कि तुम कल क्या खाओगे। इवन कि ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी पढ़ाया था आपको, याद है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ठीक है जी। तो ये उसके बाद आता है इवैल्यूएशन रिसर्च। अरे डायनामिक रिसर्च ऐसा कोई रिसर्च नहीं होती बेटा, वो क्वालिटेटिव कोई बोल देते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो चेंज होती रहती है। डायनामिक एक वर्ड है, ये कोई टाइप नहीं है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो अप्लाइड की ही टाइप है, जो किसी इवेंट के एंड में देखा जाता है कि आपने क्या अचीव किया और क्या नहीं। आफ्टर समथिंग, किसी चीज के एंड में जाके देखा जाता है कि क्या हमने कुछ किया या नहीं किया। जैसे कोई 5 ईयर प्लान है गवर्नमेंट में, 5 साल, रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च, जिसमें आप एंड में ये देखते हो कि आपने पिछले 5 साल में क्या अचीव किया और क्या नहीं, मूल्यांकन करते हो। बिल्कुल, इवैल्यूएशन रिसर्च कौन सी रिसर्च है? एंड में ये देखा जाता है कि जो आप अचीव करना चाहते थे, कितना आउटपुट निकला, कितनी फीडबैक आई या नहीं। कितना फीडबैक आपको मिला या नहीं मिला। क्लियर? 5 साल के लिए कुछ जैसे स्वच्छ भारत अभियान अप्लाई कर दिया 2014 से 2019 तक, और 2019 में फिर देखा कि भाई वो 5 साल के अंदर हमने उसमें कितनी इंप्रूवमेंट देखी या नहीं। तो ये डिस्क्रिप्टिव तो हो गया हमारा। कंसेप्चुअल रिसर्च कुछ नहीं होता, जो फिलोसफर्स वगैरह होते हैं, जो कंसेप्ट्स की स्टडी होती है, थ्योरेटिकल रिसर्च की टाइप है, मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च है। इंपीरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, और साइंटिफिक इनविजन होती है। समझ रहे हो? साइंटिफिक। इंपीरिकल रिसर्च एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, जिसमें या तो हम एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं या हम ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं, और उसका जो डेटा होता है उसको निकाल के आप इन द एंड कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। तो आप एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हो और उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करने की कोशिश करते हो। समझ रहे हो ना? तो ये आपकी एक तरीके से पर्सनलाइज्ड टाइप रिसर्च हो जाती है, जिसमें आप एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हो। रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने की कोशिश करते हो, रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हो। दैट इज इंपीरिकल रिसर्च। ये तो हो गया आपका, इसमें कुछ नहीं है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो इजी होती है ना, क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे हो, वन टाइम स्टडी हो गई। और जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो लंबे समय तक चलती है, वो सालों तक चलती है। इसमें क्या करते हैं, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक टाइम पे होती है, ये अलग अलग टाइम पे की जाती है। क्रॉस सेक्शनल होती है जिसमें डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं, और इसके अंदर सेम सैंपल्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? हम सेम सैंपल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैन नॉट पिन डाउन कॉज और इफेक्ट। देखो, जो स्टडी एक ही टाइम पे हो रही है वो कॉज और इफेक्ट नहीं बता पाएगी, बट अगर आप एक ही चीज को 4 बार अलग अलग एलिमेंट्स पे पढ़ रहे हो तो आप कॉज और इफेक्ट बता पाओगे ना, कि भाई पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, पहले ऐसा था। तो कॉज और इफेक्ट तभी पता चलेगा अगर आप उसको एक कॉन्टिन्यूस वे में क्या कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो। और इसमें काफी सारे वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, और इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। So that's all for your types of research. I hope कि सारी टाइप्स आपको क्लियर हो गई हैं। बाकी तो जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। So that's all for today. इस क्लास में से आप हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो।
कि एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आएगा। देखिए जब आप कोरिलेशन की बात कर रहे हो ना, तो दो वेरिएबल के बीच में कॉज और इफेक्ट नहीं होता, मतलब एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे चेंज नहीं होता। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तब एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे फर्क पड़ता है। हाँ हाइपोथेसिस, अरे पूरी रिसर्च पढ़ेंगे यार। याद क्या करना, याद हो गया होगा। सैचुरेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे आगे नहीं जा सकते आप। याद कैसे करेंगे ये तो आप देखिए ना, पेपर तो आप लोगों ने देना है ना। नल और अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से थ्योरेटिकली पेपर में पूछा जाता है तो थ्योरेटिकल के हिसाब से चलेंगे। कोहॉर्ट स्टडी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कैपोस डिजाइन क्या होता है, कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है। रिसर्च के बाद कौन सी यूनिट है यार, वो क्लास में। कंसेप्चुअल मतलब सिर्फ कंसेप्ट्स की होती है, फिलोसफर जो थ्योरीज वगैरह बनाते हैं ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% दीजिए। बाय, टेक केयर।